नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897423864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @study for civil। आज के वीडियो से हम अपने आर्ट एंड कल्चर के एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो कि है परफॉर्मिंग आर्ट्स। और परफॉर्मिंग आर्ट्स में सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन म्यूज़िक्स को, और इंडियन म्यूज़िक्स में भी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक। हिंदुस्तानी संगीत की विशिष्ट विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो हम आंसर की शुरुआत करेंगे ये बताते हुए कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक 13वीं और 14वीं शताब्दी के अराउंड डेवलप होता है और इस पर अरब, फारसी और अफगानी प्रभाव भी देखने को मिलता है। वैदिक दर्शन, हिंदू परंपरा और फारसी परंपरा को मिला लिया जाए तो हिंदुस्तानी संगीत का निर्माण होता है। यानी कि हिंदुस्तानी संगीत में हमें वैदिक फिलॉसफीज़, हिंदू ट्रेडिशन और पर्शियन ट्रेडिशन, इन सब का मिक्सचर देखने को मिलता है। हिंदुस्तानी संगीत राग प्रणाली पर बेस्ड है और इस संगीत की संरचना पर केंद्रित है। यानी ये इसका फोकस पूरे म्यूज़िक के स्ट्रक्चर पर होता है। वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स में सबका पूरा रोल होता है और ये पूरा एक स्ट्रक्चर्ड म्यूज़िक होता है। उसके बाद हिंदुस्तानी म्यूज़िक फॉलो करता है शुद्ध स्वर सप्तक यानी ऑक्टेव ऑफ नेचुरल नोट्स को। हिंदुस्तानी म्यूज़िक की एक खासियत ये भी है कि इसमें गुरु शिष्य परंपरा फॉलो की जाती है। गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है? एक गुरु से एक शिष्य सीखता है, फिर वो गुरु बन जाता है और वो और शिष्यों को सिखाता है और फिर यही शिष्य फिर गुरु बनता है और इसी तरीके से ये कल्चर आगे बढ़ता रहता है, म्यूज़िक आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद तबला, सारंगी, सितार, संतूर, फ्लूइड, वायलिन यानी कि बांसुरी और वायलिन, ये सारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में प्ले किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हिंदुस्तानी म्यूज़िक को परफॉर्म करने की 10 प्रमुख शैलियाँ या स्टाइल्स हैं। इसमें सबसे पहली आती है ध्रुपद शैली, फिर धामर शैली, ख्याल शैली, होरी शैली, ठप्पा शैली, चतुरांग शैली, राग सागर शैली, तराना शैली, सरगम शैली और ठुमरी शैली। तो इनमें से कुछ जो मेन और फेमस शैलियाँ हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। हम इन्हें डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स स्टार्ट हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और मेंस 2022 के लिए। तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके इन पेड ग्रुप्स में ज्वाइन कर सकते हैं, इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो ये सारे वीडियोज़ हैं इनकी पीडीएफ्स भी आपको इन्हीं पेड ग्रुप्स में मिल जाएंगी और आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ आपके आंसर क्यूरीज को सबको सॉल्व किया जाएगा। आपकी होलिस्टिक कवरेज हो जाएगी सारे सिलेबस की। तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि कौन सी शैली में क्या खासियत हुआ करती थी। तो सबसे पहले आती है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की ध्रुपद शैली। ये सबसे पुरानी और सबसे व्यापक रूप है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का और ये 13वीं शताब्दी के दौरान यानी अकबर के टाइम पीरियड के दौरान विकसित होता है। उस टाइम पे अपने पीक पर रहता है। उसके बाद 18वीं शताब्दी आते आते इसका पतन शुरू हो जाता है। तानसेन जो कि अकबर के दरबार में हुआ करते थे, उनके 9 रत्नों में से एक थे, वो ध्रुपद शैली में ही गाया करते थे। और ध्रुपद शैली में कविता और छंदों दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है, यानी पोइट्री और वर्सेस दोनों होते हैं ध्रुपद शैली में। ध्रुपद शैली को वाणी या भाषा के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। इसमें सबसे पहला आता है डागरी घराना, जिसमें डागरी भाषा का उपयोग होता है और इसमें आलाप पर फोकस दिया जाता है। फिर दरभंगा घराना आता है जिसमें खांडर वाणी का और गौहर वाणी का उपयोग किया जाता है और इसमें राग लाप पर जोर दिया जाता है। फिर आता है बेतिया घराना जिनमें नौहर और खांडर वाणी का उपयोग किया जाता है और फिर आता है तलवंडी घराना जिसमें खांडर वाणी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा स्टाइल आता है ख्याल स्टाइल। ख्याल स्टाइल फारसी से उत्पन्न हुआ है, पर्शियन से डिराइव किया गया है और इसे आमिर खुसरो ने चालू किया था। ये प्रकृति में रोमांटिक होता है और इसकी मेन रचनाएं जो होती हैं उन्हें बंदिश कहा जाता है। इसमें स्पेशली भगवान कृष्ण के लिए स्तुति की जाती है, भगवान श्री कृष्ण के लिए इसे गाया जाता है
और जो घराने ख्याल शैली से जुड़े हुए हैं उनमें से एक है ग्वालियर घराना, ये सबसे पुराना है। उसके बाद आता है किराना घराना, आगरा घराना जिसे रंगीला घराना भी कहा जाता है, पटियाला घराना, भिंडी बाज़ार घराना, ये फेमस घराने हैं ख्याल शैली के। और पंडित भीमसेन जोशी का नाम ख्याल शैली से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद आता है ठुमरी स्टाइल। तो ये एक मिश्रित रागों पर आधारित स्टाइल है और ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ था, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये उत्पन्न हुआ था। आमतौर पर इससे महिलाएं गाती हैं, महिला के स्वर में गाया जाता है। और ये घराना हिंदी, अवधी और ब्रज भाषा में भगवान श्री कृष्ण के लिए विषय पर केंद्रित है और इसमें लड़कियां भगवान श्री कृष्ण के लिए अपना प्यार जाहिर करती हैं, अपना डिवोशन जाहिर करती हैं। और बनारस घराना और लखनऊ घराना ठुमरी शैली से जुड़े हुए हैं। और ठुमरी स्टाइल के अगर हम गायकों की बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है, सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है बेगम अख्तर जी का। उसके बाद आता है ठप्पा स्टाइल। तो ठप्पा स्टाइल में लैप पर यानी रिदम पर बहुत जोर दिया जाता है और इसमें वाक्यांशों का बहुत तेज़ मोड होता है, मतलब वेरी क्विक टर्न ऑफ फ्रेजेस होता है। कुछ एक फ्रेज चल रहा है, उसे गाते गाते वो एक बहुत टर्न आएगा और तुरंत दूसरा फ्रेज शुरू हो जाएगा, इस तरीके से इसे गाया जाता है। और ठप्पा स्टाइल को ओरिजिनेट किया था, इसकी उत्पत्ति हुई थी उत्तर पश्चिम भारत में कैमल राइडर्स के द्वारा, जो ऊँट चलाया करते थे, वो लोग इसे गाते थे। उसके बाद आता है तराना स्टाइल। तराना स्टाइल में भी लय बहुत महत्वपूर्ण होती है, रिदम बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसमें बहुत तेज़ी से एक शब्द बोले जाते हैं, बहुत तेज़ी से इसे गाया जाता है। तो देखिए ठप्पा स्टाइल में और तराना स्टाइल में एक कॉमन पॉइंट है कि इसमें लय दोनों में बहुत महत्वपूर्ण होती है, रिदम बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो ठप्पा स्टाइल में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत एक आपका फ्रेज़ चल रहा है, एक फ्रेज़ गाया जा रहा है, बहुत क्विकली दूसरा फ्रेज़ गाने लगेंगे। लेकिन तराना स्टाइल में फ्रेज़ चेंज नहीं होता है, इसमें शब्द बहुत तेज़ी से गाए जाते हैं। मेवाती घराना तराना शैली से जुड़ा हुआ है और मेवाती घराना के सिंगर पंडित रतन मोहन शर्मा जी, इन्हें तराना का बादशाह कहा जाता है। तराना शैली से एक बहुत प्रसिद्ध नाम है जो तराना शैली से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आता है ढामर होरी घराना। तो ध्रुपद शैली से बहुत मिलता जुलता घराना है ये और एकमात्र अपवाद इसमें ताल का होता है, यानी कि ओनली एक्सेप्शन इज ध्रुपद ताल। इसकी प्रकृति भक्तिपूर्ण होती है धामर होरी घराने की और इसे मुख्य रूप से भगवान कृष्ण को समर्पित किया जाता है और कुछ गीत इसमें होली के त्यौहार से भी संबंधित हैं। फिर हमारा लास्ट घराना आता है या लास्ट स्टाइल आता है गज़ल। तो गज़ल में दो चीज़ें होती हैं इसमें, अलगाव का दर्द यानी कि इसमें होता है आपका पेन ऑफ सेपरेशन, इसके साथ साथ प्रेम की सुंदरता यानी ब्यूटी ऑफ लव, ये दोनों मिक्स होते हैं गज़ल में। और ये 12 दोहों का एक संग्रह होता है, यानी टोटल 24 लाइनें होती हैं किसी भी गज़ल में, 2-2 करके आपको 12 सेट मिलेंगे। और आमिर खुसरो को गज़ल का प्रतिपादक माना जाता है। ये माना जाता है कि आमिर खुसरो ने ही गज़ल की शुरुआत करी थी, इन्होंने ख्याल की भी शुरुआत करी थी, गज़ल की भी शुरुआत करी थी। और गज़ल से जुड़ा अगर हम एक महत्वपूर्ण नाम देखें तो वो है गुलाम अली। इसी के साथ हमारा इंडियन म्यूज़िक शुरू हुआ और इसका एक पार्ट कंप्लीट हुआ, हिंदुस्तानी म्यूज़िक। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कैनेटिक म्यूज़िक को और उसके बाद हम क्लासिकल म्यूज़िक के स्पेशल फीचर्स को समझेंगे। तो हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।